हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सिंह है एंड वेलकम टू इंक एंड इमेजिनेशन। आज मैं बुक रिव्यू और समरी दूंगा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की। इसको लिखा गया था एन फ्रैंक के द्वारा। वो एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी, वो एक जूइश टीनेजर थी और ये उसने तब लिखा था जब नाजी ने नीदरलैंड्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ऑक्यूपाई कर लिया था। ये लिखी गई थी 42 से 44 के बीच में। इसमें ना एन ने अपनी डेली लाइफ के इवेंट्स, वो जो सीक्रेट एनेक्स, वो जिस सीक्रेट बिल्डिंग में छुप रही थी, उसमें उसने डेली तो नहीं, वीकली, कभी कभार डेली, कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पे उसने वो चीज़ें लिखी थी। उसने अपने बारे में लिखा, अपनी फैमिली के बारे में लिखा। और 4 और उसके अलावा भी लोग जो रह रहे थे उनके बारे में लिखा। फिर ये लिखा कि उन लोग को कितना हर समय 24/7 लाइक एक डर सा बना रहता था कि कहीं भी गलती से नाजी ने उनको पकड़ लिया तो उनके साथ क्या होगा। और जैसी भी सिचुएशन रही हो, एन की जो राइटिंग है ना, उसको देख के लगता है कि उसकी काफ़ी ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी थी। हाँ, उसका जो जिस तरीके से तुम क्या क्या बोलूँ, उस डायरी को देख करके लगता है ना कि ह्यूमन रेजिलियंस और विल पावर जो चीज़ अचीव कर सकती है, वो है उस डायरी की मतलब मेन गुड थिंग, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड पार्ट्स ऑफ इट। क्योंकि मैंने जो 10th क्लास में पढ़ा था उसमें हमें ये चीज़ इतना 10th की या 9th में सीबीएसई में था और हम लोग को उस समय इतना वो पता नहीं था। मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने रिसेंट में पढ़ी है। और जो उस समय पढ़ी थी वो तो एक लाइक स्टोरी थी, वो एक उसके टीचर ने लिखी थी, वो बुक के एकदम स्टार्टिंग में। बट बुक के आगे आगे जो जाते हुए जो चेंजेस होते हैं और जिस हिसाब से उसकी पूरी फैमिली ने वो फेस किया, इट जस्ट शोज़ कि उन लोगों ने किस लेवल की चीज़ों को फेस किया और कैसे अपने आप को लाइक काफ़ी एंड तक बचा के रखा। अब इसमें कुछ जो मेन कुछ लोग हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहली तो एन फ्रैंक, जो इस डायरी की ऑथर है। वो मोस्टली ये डायरी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो छुपने के समय में जो वो था। हाँ, जब डायरी शुरू हो रही थी तब ना वो एक बहुत ही लाइवली, इंटेलिजेंट और क्यूरियस टाइप की लड़की थी। वो टॉकेटिव थी, वो मिस्चीवियस थी और थोड़ा बहुत वो रेबेलियस नेचर की भी थी। और धीरे धीरे वो मैच्योर करती है और वो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव और फिलोसफिकल बन जाती है। वो राइटिंग से अपने इमोशंस, आइडेंटिटी और लाइक ह्यूमन नेचर को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। उसका मन था कि वो राइटर बने और ये डायरी के थ्रू एविडेंट है कि उसको लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए जो पैशन था वो पूरी डायरी में एविडेंट सा है। उसकी जो ऑप्टिमिज्म और रेजिलियंस टिल द एंड वाज रिमार्केबल, इवन लाइक इन द फेस ऑफ फियर एंड डेंजर। हाँ, उसका जो रिफ्लेक्शन है ह्यूमन कंडीशन, वॉर, और उसका जो डिज़ायर है, वो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा दैट शी वॉज मेच्योर एंड वाइज बियॉन्ड हर एज। दूसरे एक कैरेक्टर है ऑटो फ्रैंक करके, वो एन के फादर थे। ही वॉज अ वेरी काम एंड रैशनल गाय और बहुत सपोर्टिव थे। एन का उनके साथ हमेशा ही एक बहुत ही ना क्लोज रिलेशनशिप रहा और वो उनका हमेशा एडमायर करती थी उनको और उनकी पेशेंस। और लाइक इतने डिफ़िकल्ट से सिनेरियो में अपने आप को एक नॉर्मली, क्या कहते हैं, जैसे कोविड हम लोग के टाइम में हुआ था एंड पीपल वेंट नट्स, आई डिड, माई फैमिली डिड, द एंटायर वर्ल्ड डिड। बट ऐसे टाइम में भी अपने पेशेंस को एकदम मेंटेन करके रखने की जो एबिलिटी थी, वो एन को बहुत ही लाइक एडमायरिंग लगी। हाँ, ऑटो हमेशा एक मीडिएटर की तरह था, क्योंकि आप 8 लोग रह रहे हैं एक बिल्डिंग में, तो क्लैशेस आर ऑफन नोन टू हैपन, और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी था। और वॉर के बाद वो अकेले सर्वाइवर थे उन सारे लोगों में, और पूरी फ्रैंक फैमिली में और भी जो लोग थे। और फिर उसके बाद ही जब वो वापस आए एनेक्स, उन्होंने देखा, तब उनको पता चला कि उनकी जो बेटी ने जो लिखा हुआ है दैट इज़ रियली गुड। और फिर उनको मन किया कि, और फिर टिल ही डाइड ही वाज ऑन दिस मिशन to get his daughter's
टू गेट हिज डॉटर्स डायरी रेड आउट टू द वर्ल्ड, क्योंकि उनको लगा कि ये पढ़ने लायक होगा. हाँ, फिर एक थी ईडिथ फ्रैंक, ये एन और मार्गो की मदर थी. हाँ, और उनका लाइक थ्रू आउट जब आप बुक पढ़ते हो उसमें पता चलता है कि ईडिथ के साथ एन का रिलेशनशिप जो था ना वो काइंड ऑफ स्ट्रेन्ड सा था. हाँ, एन को लगता है कि उसकी माँ थोड़ी सी ओवरली क्रिटिकल है और उसको समझती नहीं है. बट ईडिथ जो थी वो काफ़ी एक केयरिंग और डिवोटेड मदर थी जो हार्डशिप्स को एंड्योर करती थी बहुत ज़्यादा हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ. और हाँ ये है. फिर एक थी मार्गो, वो एन की बड़ी बहन थी और वो एन के लाइक एकदम टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर की जैसी थी, क्योंकि एन जैसे मैंने बताया टॉकेटिव थी, मिस्चीवियस थी, रिबेलियस सी थी. उसकी बहन जो थी वो बहुत ही क्वाइट सी थी, रिजर्व सी थी और स्टूडियस सी थी. उसको ज़्यादा लोगों से ना कॉन्फ्लिक्ट करना पसंद नहीं था और वो ज़्यादा ओबीडियंट थी अपने पेरेंट्स के लिए. जस्ट लाइक मी एंड माई यंगर ब्रदर, वो ज़्यादा रिबेलियस है. और एन को कभी कभार लगता है ना कि उसको हमेशा लाइक कहते हैं ना एक ओवर शैडो टाइप का फील होता है अपने बड़े कज़न और अपने जो बड़े सिबलिंग और छोटे सिबलिंग में. तो वो तो उसको लगता ही था, बट उसको उसके साथ साथ मार्गो की डिसिप्लिन और काइंडनेस भी ना एडमिरेबल लगती थी. एक फिर थे पीटर वैन डैन. पीटर जो थे वो वैन डैन्स के टीनेज बेटे थे और ओवर द टाइम उनका एन के साथ एक काफ़ी ही क्लोज बॉन्ड डेवलप हो गया था. इनिशियली वो काफ़ी शाय और ऑकवर्ड सा था, बट ही ग्रेजुअली ओपनड अप टू एन और एक दूसरे की कंपनी में दोनों को अच्छा लगने लगा. और एन हाँ ये था. और एन को जो लगता था ना कि उसकी फीलिंग्स जो पीटर के बारे में वो ज़्यादातर लोनलीनेस के बारे में और एक डिज़ायर है एक कंपेनियनशिप की रादर देन रोमांटिक लव. फिर वैन डैंस जो थे हरमन और ऑगस्ट, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन इज़ रियली बैड. हरमन जो है वो एक बहुत ही ना आर्ग्यूमेंटेटिव, सेल्फिश, एक ऐसा आदमी जो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ क्लैश करते रहता है, लड़ने का आदत जो रहता है ना उस टाइप के नेचर का था. और उसकी वाइफ जो थी बहुत ही ड्रामेटिक नेचर की थी, जिससे कि ना घर में बस टेंशन ही टेंशन बनते रहता था. और इनके फ्लॉज के अलावा भी जो वैन डैंस हैं वो भी विक्टिम्स थे नाजी रजीम के, और उन लोगों को भी बहुत ही लाइक ना सफ़र करना पड़ गया था एट यू नो व्हाट. मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, घटिया इंसान है. हाँ, तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. एन वॉज बॉर्न इन 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी. उसकी फैमिली नेदरलैंड्स गई 1933 में जब एडोल्फ हिटलर when he came to power and he began persecuting Jews. हाँ, कुछ टाइम के लिए they lived peacefully in Amsterdam, but जब नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स 1940 में हुआ तो एक नेक्स्ट लेवल का ना रेस्ट्रिक्शंस जो था वो बढ़ गया ज्यूज़ पे. और एन की बहन को लेबर कैंप में रिपोर्ट करने के 1942 में बुलाया था. और उसी समय फैमिली ना एक सीक्रेट एनेक्स में वो छुपने चली गई. सीक्रेट एनेक्स क्या था? एक एटिक था, एक स्पेस था, एक ऑटो फ्रैंक जो एन के फादर थे उनके ऑफिस के ऊपर. तो उस लाइफ जो सीक्रेट एनेक्स में थी वो डायरी जो शुरू होती है जून 1942 को उसको एक ना रेड और वाइट चेकर्ड नोटबुक मिलती है बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे. हाँ, और उसमें बहुत ही जल्द वो ना डिस्क्राइब करने लगती है कि टेंशन्स कैसे राइज कर रहे हैं, एंटीसेमेटिक लॉज जो हो रहे हैं वो पास किए जा रहे हैं नेदरलैंड्स में. और एन और उसकी जो फैमिली और 4 और लोग, वैन पेल्स फैमिली जिनको वैन डैंस भी कहा गया है डायरी में, और फ्रिट्ज फेफर जिसको अल्बर्ट डस्सेल कहा गया है, वो लोग सीक्रेट एनेक्स को मूव करते जुलाई 6, 1942 को. एनेक्स बहुत ही छोटा सा था और प्राइवेसी के नाम पे लाइक कुछ भी नहीं था. रेजिडेंट्स को पूरा दिन जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको पूरा दिन चुप रहना पड़ जाता था कि जिससे कि पता ना चले, क्योंकि ऑफिसर्स बाहर ही रेड कर रहे होते थे, ढूंढ रहे होते थे कि कोई जू है कि नहीं. हाँ, वो जो उनका पूरा दिन था वो एक मोनोटोनस से रूटीन में था. हाँ, सबको मील शेयर करना पड़ रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे इतने क्लोज क्वार्टर में. इन सब के बावजूद एन लिखती गई और उसने अफेक्शनेटली अपनी डायरी का नाम रखा था किटी.
हाँ, और अपने बहुत ही इनर मोस्ट थॉट्स और फ्रस्ट्रेशंस और रिलेशनशिप को उसी किटी उसकी डायरी में उसने डॉक्यूमेंट किया था। हाँ, और जैसे जैसे टाइम पास होता है एन ये रिवील करते कि हर कोई अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए थे, खासकर कि एन और उसकी मदर ईडिथ के बीच में, जिसका उसको लगता था कि थोड़ा सा स्ट्रेन जिसके साथ उसका थोड़ा स्ट्रेन सा रिलेशनशिप था। तो एन की जो डायरी थी ना, वो उसके लिए उसको ना एक रेफ्यूज ऑफर करती थी। हाँ, कि शांति से आप बस लिख लो। हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे। एक तो 1942 जुलाई में वो लोग छुपने जाते हैं। दे सबसे की मोमेंट्स में से एक था कि फ्रैंक की पूरी फ्रैंक्स जो थे, दे डिसाइड टू गो इनटू हाइडिंग, और वो एक सीक्रेट एनेक्स में अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस दे लीव बिहाइंड द नॉर्मल लाइव्स, फ्रेंड्स एंड पोजेशंस। और एन को बहुत ही ज़्यादा शी यूज टू फील सैड वेन एवर शी यूज टू रिमेंबर अबाउट हर कैट मुर्जे। फिर जुलाई 42 में ही वैन डांस भी आए थे। फ्रैंक्स के सेटल होने के बहुत जल्दी बाद हरमन, ऑगस्ट और पीटर ने उनको ज्वाइन किया था, और उनके आते ही नए डायनेमिक्स और नए टेंशन्स आने लगे ग्रुप में, पर्टिकुलरली बिटवीन एन एंड पीटर। फिर 43 से 44 में टेंशन्स और बढ़े। हाँ, इंक्रीजिंग चैलेंजेस होने लगे, कन्फाइंड कंडीशंस में टेम्पर्स लाइक लोग बहुत ज़्यादा लड़ने लगे, बहुत आर्ग्यूमेंट होने लगी, खास करके एडल्ट्स के बीच में, जैसे और स्पेशली एन की माँ ईडिथ और मिसेस वैन डैन में। और एन को हमेशा ना ऐसा कुछ मिसअंडरस्टूड टाइप की फीलिंग आती थी एडल्ट्स के बीच में। हाँ, एक तो ये है। फिर एन की पर्सनल ग्रोथ और उसका रिलेशनशिप था पीटर के साथ 44 में। जैसे जैसे एन मैच्योर करती है, वो अपनी ना खुद की आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लगती है, अपने रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ हैं उस पर रिफ्लेक्ट करने लगती है, खास करके पीटर वैन डैन के साथ। एन और पीटर दे ग्रो क्लोजर, दे डेवलप दिस रोमांटिक रिलेशनशिप, बट इवेंचुअली एन जो है ना, वो उन फीलिंग्स की डेप्थ को क्वेश्चन करती है। बस ये रियलाइज़ करती कि उस समय दोनों के दोनों केवल अकेले थे और उनको बस कंपेनियनशिप चाहिए थी, लव छोड़ के। हाँ, और फिर ये डी डे इन्वेजन जून 1944 में। हाँ, जब अलाइड इन्वेजन हुआ था नॉर्मंडी का, डी डे जून 6 1944, तब रेजिडेंट्स जो थे एनेक्स के, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर फिल्ड विथ होप कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और दे कैन गो बैक टू देयर ओल्ड लाइफ एंड दे विल बी फ्री। बट ये बहुत ही ना एक शॉर्ट लिव्ड सी खुशी थी, क्योंकि दे हैव टू एंड्योर देयर लाइफ इन हाइडिंग। फिर अगस्त 1944 में डायरी जो है वो अब्रप्टली एंड कर जाती है 1 अगस्त 1944 को, जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर ना एनेक्स के जो रेजिडेंट्स थे उनको धोखा दे दिया जाता है, उनको गेस्टापो अरेस्ट कर लेती है और फिर उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। दिस हैपेंड ऑन 4 अगस्त 1944 वैसे। और उसकी माँ ईडिथ, उसकी बहन मार्गो, वो तीनों मर जाते हैं कैंप्स में, बट एन के जो फादर हैं ऑटो फ्रैंक, केवल वही जिंदा बचते हैं। हाँ, वो वॉर जब ख़त्म होती है, ही कम्स एंड ही ट्राइज टू सर्च हिज फैमिली, बट देन ही फाइंड्स आउट कि कोई भी नहीं बचा, एंड देन ही पब्लिशेस हिज डॉटर्स डायरी। हाँ, और इन कंक्लूजन में ये कहूँगा ना कि ये जो डायरी है, इट इज़ मोर देन जस्ट अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये एक टीनेज गर्ल की, जो कि अपने एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी, उसके ना पर्सनल अकाउंट है, और वो भी वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में। हाँ, एन की जो नज़रिए से रीडर्स को ये समझ में आता है कि वॉर से क्या हॉरर्स हैं। हाँ, क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, और ह्यूमन विल पावर और रेजिलियंस क्या कर सकते हैं। मैं एसेंशली तो नहीं बोलूँ, मैं एट दी एंड जब मैंने पढ़ा कि अगस्त 4 को उसको टिप ऑफ किसी ने किया था एंड उसकी पूरी फैमिली को वो अरेस्ट करके ले गए, और फिर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि फरवरी या मार्च 1945 को
वो और उसकी बहन लाइक नियर टू वो सेम टाइम लाइन दोनों की डेथ हो गई. एंड दिस वॉज रियली सैड फॉर मी बिकॉज दे वर लिटरली मंथ्स अवे फ्रॉम बीइंग रिस्क्यूड. तो इट बहुत बुरा लगता है. एंड इट इज़ जस्ट वेरी इमोशनल इन द एंड टू रियलाइज कि उसके पास जस्ट लाइक 2-3 महीना था. लाइक इफ कुछ हो जाता, इफ शी हैडंट गॉट दैट टाइफस, हाँ, so she would have survived. Overall this is a very emotional book. हाँ, और इसकी जो डायरी है, it is a powerful reminder of the impact of prejudice, but also कि hope और courage इतने ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स में भी ना, इससे कि आदमी अगर होप और करेज हो तो इतने ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स में भी आदमी सर्वाइव कर सकता है. So that is it. And thank you everyone for staying here. If you liked it, please like, share, comment and subscribe. Thank you.